है, मैं सस्ता लोन बाजार.com का फाउंडर हूँ। 1989 में सोतन की बेटी एक फिल्म आई थी, बहुत मशहूर फिल्म थी। उसमें किशोर कुमार जी ने एक गाना गाया था, अगर आपको याद हो तो, कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाएं, इसलिए चुप रहते हैं। वो गाना मुझे आज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मेरे दिल में जो दुख और दर्द और पीड़ा है होम लोन बोरोवर्स को लेके, एक आम आदमी को लेके, वो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसको बताऊं, किसको कहूं। बैंक वाले मेरे अपने हैं, हमसे अपने रूठ ना जाए इसलिए चुप रहते हैं, और उसके सिवा किसको सुनाए, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। तो सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अपने सुझाव, अपने सजेशन एनएचबी के चेयरमैन और आरबीआई के गवर्नर को देना चाहता हूं। हो सकता है कि वो या आरबीआई और एनएचबी का कोई भी अधिकारी इस वीडियो को कभी भी ना देखें, परंतु कम से कम एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं जरूर पूरा करूंगा। और ये भी संभव है कि मैं जो सुझाव यहाँ दे रहा हूँ उससे आप लोग भी सहमत ना हो पूरी तरह, परंतु ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं और कंसिडरेशन के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर इसमें से कोई भी सुझाव अगर कभी भी आरबीआई और एनएचबी को अच्छा लगता है और वो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा आज का प्रयास सफल हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उन सुझावों से, उन मुद्दों से, उन प्रश्नों से जो मेरे दिल में चलते रहते हैं, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको सुझाव के रूप में आरबीआई को देना चाहता हूँ। लेट अस स्टार्ट। मेरा पहला सुझाव ये है कि जो होम लोन ब्रोकर्स होते हैं, जिन्हें कि डायरेक्ट सेल्स एजेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएट्स भी कहते हैं, जिसमें मैं शामिल हूं, मतलब कि वो व्यक्ति जो बैंक से अथोराइज्ड होते हैं एजेंट के तौर पे, जो आपको होम लोन की सर्विसेज और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब लोग लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर आने चाहिए। ब्रोकर्स का रेगुलेशन होना चाहिए, जैसा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, और अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी हो गया है। तो अगर आप कोई व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है तो उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, IRDAI का एग्जाम देना पड़ेगा, तभी वो इंश्योरेंस बेच सकता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड अगर किसी को बेचना है तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया से उसको एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी वो म्यूचुअल फंड का एडवाइजर बन सकता है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर अभी तक अनरेगुलेटेड थे, बधाई देता हूँ रेरा एक्ट को कि अब उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो उनको भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। तो जब हम लाइसेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उससे दो फायदे तो पक्के तौर पर हो जाते हैं। फर्स्ट, कि जो व्यक्ति उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता होगी, स्किल सेट होगा, नॉलेज बेस्ड होगा। और दूसरा कि वो व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का फ्रॉड करते हुए या मिस कमिटमेंट या मिस सेलिंग करते हुए थोड़ा घबराएगा, क्योंकि उसको एक खतरा हमेशा रहेगा कि मेरी कंप्लेंट की जा सकती है और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो मेरा प्रथम सुझाव यही है कि होम लोन इंडस्ट्री में इस समय जो एजेंट्स या डीएसए ऑपरेट कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की जानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बेसिक चीज़ें भी मैं देखता हूँ मार्केट में, जो लोग डीएसए ऑपरेट करते हैं उन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती है होम लोन के बारे में। वो कस्टमर को क्या कंसल्टेशन देते होंगे भगवान जाने। तो ट्रेनिंग ना सिर्फ होम लोन और लोन से संबंधित चीज़ों की होनी चाहिए, बल्कि होम लोन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है प्रॉपर्टी का। तो बैंकिंग में ना केवल उसको लोन से रिलेटेड कंसेप्ट की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बल्कि उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि वो कस्टमर को अपनी तरफ से सही गाइड कर सके। तो ये मेरा प्रथम सुझाव है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी डीएसए हैं, जितने भी होम लोन एजेंट्स हैं, उन सबको लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर लाया जाए ताकि चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा सुझाव ये है कि बैंकों में जो होम लोन अभी MCLR के साथ लिंक होता है, कि जो बैंक का MCLR होगा, बैंक उस पर एक मार्जिन चार्ज करेंगे और होम लोन का रेट कस्टमर का डिसाइड हो जाएगा। तो
क्योंकि अभी सभी बैंकों का एमसीएलआर अलग अलग है और एक आम आदमी को ये नहीं पता कि बैंक अपना एमसीएलआर कैसे कैलकुलेट करता है। पता कर भी लेगा तो क्या कर लेगा बैंक का, बैंक बोलेगा मेरा एमसीएलआर इतना ही है। तो मेरा दूसरा सुझाव ये है कि क्या ये संभव नहीं हो सकता कि आप जो बेंचमार्क है वो कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क डिसाइड करें जो यूनिफॉर्म हो सभी बैंकों के लिए। उसमें बैंक की मनमानी या बैंक की मर्जी करने का कोई ऑप्शन और स्कोप ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट अगर आरबीआई डिसाइड करता है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सभी बैंकों को बोल दिया जाए कि बेंचमार्क रेपो रेट ही होगा और उसके ऊपर आपको जो भी मार्जिन चार्ज करना है आप अलग अलग चार्ज कर सकते हैं। तो अगर बेंचमार्क स्टैंडर्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो एक आम आदमी के लिए ये पता लगाना कि कौन सा बैंक ज्यादा मार्जिन चार्ज कर रहा है, कौन सा बैंक कम मार्जिन चार्ज कर रहा है, मुझे कहां जाना चाहिए, वो आसान हो जाएगा। तो मेरा सेकंड सजेशन यही है कि देयर शुड बी सम एक्सटर्नल बेंचमार्क विच इज स्टैंडर्ड एंड विच इज इन कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड नॉट इन द कंट्रोल ऑफ बैंक्स। उसके साथ होम लोन या जो दूसरे लोन प्रोडक्ट्स हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या जो भी एमसीएलआर से लिंक प्रॉपर्टी हैं, उन सबको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करना चाहिए ताकि कस्टमर को चीजें आसानी से समझ में आ सकें और बैंक की मनमानी करने का, जो मनमर्जी करने का जो स्कोप है वो लगभग खत्म हो जाए। दिस इज माई सेकेंड सजेशन। माई थर्ड सजेशन इज अबाउट इंटरेस्ट रीसेट पीरियड। जब बेस रेट मैकेनिज्म से हटा के एमसीएलआर के साथ लिंक किया आरबीआई ने तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि चलो अब आरबीआई ने एक स्टेप लिया है जहां पे आरबीआई की इंटेंशन ये है कि अगर आरबीआई की रेट्स में कट करता है तो वो मार्जिन जो प्रॉफिट बैंकों को होता है वो इमीडिएटली रेट कट का बेनिफिट कस्टमर को भी पास हो। आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है तो बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ है, तो अगले ही महीने या तुरंत रेट कट का बेनिफिट होम लोन बोरोवर्स को भी मिले, उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाए जो पहले नहीं जाता था बेस रेट में। पर अभी इतना टाइम हो गया है, मैं देख रहा हूं कि उसके साथ एक चीज और जोड़ दी आरबीआई ने, वो है इंटरेस्ट रीसेट पीरियड। इंटरेस्ट रीसेट पीरियड सभी बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। कोई 6 महीने डिसाइड कर रहा है, कोई 1 ईयर डिसाइड कर रहा है। ज्यादातर बैंक्स मार्केट में 1 ईयर डिसाइड करते हैं। बड़े बड़े सरकारी बैंक्स में भी 1 ईयर इंटरेस्ट रीसेट पीरियड डिसाइड हो रखा है। यानी कि अगर एमसीएलआर कम हो भी गया तो भी आम आदमी का रेट 1 साल से पहले कम होने वाला नहीं है। तो आपने दोनों ही बातें कर दी सर। आपने एक तरफ तो ये बोला कि एमसीएलआर से रेट कट का बेनिफिट इमीडिएटली मिलेगा और दूसरी तरफ बैंक के हाथ में ये कमांड दे दी कि आप 1 साल बाद रीसेट करो, तो 1 साल तक तो वो कस्टमर बैठा रह गया, तो इमीडिएट डाउन कहां हुआ, पर्पज ही डिफीट हो गया। तो मेरा थर्ड सजेशन ये है कि आप एमसीएलआर में जो इंटरेस्ट रीसेट पीरियड की छूट आपने जो बैंकों को दे रखी है उसको हटा लीजिए और कंपल्सरी इंटरेस्ट रेट रीसेट होना चाहिए एवरी मंथ। और अगर एवरी मंथ आप नहीं करना चाहते हैं तो क्वार्टरली कर लीजिए। तो हर 3 महीने में या हर महीने में बैंक को कंपल्सरली मैंडेटरली वो इंटरेस्ट रेट रीसेट करना पड़े, आप ऐसा प्रोविजन करें। ये 1 ईयर और 6 मंथ का कोई पर्पज नहीं है। 1 साल तक कस्टमर का लोन कम नहीं होगा तो एमसीएलआर कम हो गई, तो ये बात भी कुछ मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है। थोड़ा गला खराब है तो वैसे भी नहीं उतरेगी। माई फोर्थ सजेशन इज अबाउट लोन एग्रीमेंट्स। लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक कस्टमर से लोन एग्रीमेंट साइन कराते हैं जो कि कम से कम 60, 70, 80 या 100 पेज का होता है, इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने किसी भी बैंक या किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हिंदी में लोन एग्रीमेंट नहीं देखा। एक तो हम जगह जगह अपने सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं और आपके ऑफिस में भी लिखा होगा कि हिंदी में पत्राचार आसान है, लेकिन हम काम सब इंग्लिश में ही करते हैं तो कोई बात नहीं। परंतु वो जो लोन एग्रीमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की पूरी कमांड बैंक के हाथ में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हाथ में है। एक आम आदमी चाहे उसे पढ़ ले तो पढ़ना ही संभव नहीं है, पढ़ भी लेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा।
परंतु उसे एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए ये समझने का प्रयास करने का कि उसमें लिखा क्या है। तो मेरा सुझाव, फोर्थ सजेशन ये है कि वो जो लोन एग्रीमेंट है वो 2 भाषाओं में होना चाहिए। वो इंग्लिश में तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो भी उस राज्य की लोकल लैंग्वेज है उसमें भी होना चाहिए। अगर ये बैंकों के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे राज्यों के लिए अलग अलग लोन एग्रीमेंट छापे जाए तो कोई बात नहीं, आप 2 लैंग्वेज में उसे कंपलसरी कर दीजिए। एक नेशनल लैंग्वेज है अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, और इंग्लिश। इन 2 लैंग्वेज में वो कंपलसरी होना चाहिए ताकि जो भी इंसान उसे पढ़ना चाहे एटलीस्ट उसको पढ़ सके। ये मेरा 4th सजेशन है। मेरा 5वां सुझाव पर्यावरण से संबंधित है। अब आप सोचेंगे कि पर्यावरण बीच में कहां से आ गया इसमें। पर्यावरण तो हर जगह बीच में आ जाता है सर, और यहाँ तो इसलिए बीच में आ गया क्योंकि हर रोज देखता हूँ कि कोई भी अगर लोन की फाइल प्रिपेयर करनी होती है तो वो इतनी मोटी फाइल बन जाती है। उसमें कंपनी के 3 साल के फिनेंशियल्स, पूरे प्रॉपर्टी पेपर, सारे KYC, सब कुछ का प्रिंट आउट ही बैंक को चाहिए होता है। कोई सॉफ्ट कॉपी अगर कस्टमर अपनी मेल से भेज भी रहा है तो भी बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हर चीज उसको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होती है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ लीगल प्रोसेस है, परंतु एक और एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत ऊपर बैठे हैं इसलिए छोटी ग्राउंड लेवल की चीजें कई बार दिखाई नहीं देती होंगी। अगर किसी कस्टमर को होम लोन भी चाहिए और साथ में कोई टॉपअप लोन भी चाहिए, तो प्रॉपर्टी एक है, कस्टमर भी एक है, एप्लीकेंट्स भी सेम है, तब 2 फाइलें क्यों चाहिए? तब क्या एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पे दोनों प्रोडक्ट सैंक्शन नहीं किए जा सकते? अगर 2 लोन अकाउंट नंबर भी जनरेट करने हैं तो चलो हद से हद बैंक को चाहिए कि वो 2 एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवा ले। सारे के सारे वो प्रॉपर्टी पेपर का एक्स्ट्रा सेट, सारे के सारे फिनेंशियल्स का एक्स्ट्रा सेट, सारे के सारे KYC डॉक्यूमेंट्स का एक्स्ट्रा सेट की क्या जरूरत है? कितना पेपर बर्बाद होता है। और जितना पेपर बर्बाद होगा, मैं बहुत बड़ा कोई पर्यावरणविद तो हूं नहीं, लेकिन जितना प्रचार प्रसार सरकार ने किया है पर्यावरण के बारे में, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि कागज को बर्बाद ना करूं, क्योंकि कागज पेड़ से बनता है और पेड़ से जीवन मिलता है। तो क्या आप बैंकों को कोई ऐसी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें अगर कस्टमर अपने रजिस्टर्ड मेल ID से भी बैंक को दे दे तो बैंक उसे एक्सेप्ट कर ले? या टॉपअप की कंडीशन में बैंक 2 सेट प्रॉपर्टी पेपर और सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम मांगे, एक ही सेट से काम चला ले? तो जस्ट थिंक ओवर इट। मेरा 6th सजेशन इंश्योरेंस से संबंधित है। हालांकि आपने बार बार ये क्लेरिफाई किया है अपने सर्कुलर्स के माध्यम से कि इंश्योरेंस को जबरदस्ती नहीं बेचा जा सकता और उसको लोन प्रोडक्ट के साथ बंडल नहीं किया जा सकता। ये एक अनप्रोफेशनल कंडक्ट है बैंक्स के बिहाफ पे। परंतु हकीकत ये है कि आज भी बहुत सारे बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये दोनों प्रोडक्ट या इनमें से कोई एक प्रोडक्ट जबरदस्ती कस्टमर को चिपकाते हैं, कस्टमर्स को ब्लैकमेल करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं और उसकी उस लो पोजीशन का फायदा उठाते हैं जिसमें वो होता है उस समय, क्योंकि उसको लोन चाहिए होता है। और लाइफ इंश्योरेंस में तो मैंने देखा है कि चलो बहुत हद तक अब जबरदस्ती नहीं होती है, बैंक कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, आप ले लीजिए, समझाने का प्रयास करते हैं, विच इज गुड। परंतु मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी बैंक्स हैं आज की तारीख में कस्टमर को कहते हैं कि सर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा, इसके बिना लोन नहीं मिलेगा, लेना ही लेना पड़ेगा। मैंने उनसे कई बार मांगे कि सर मुझे कोई सर्कुलर तो दिखा दो जहां पे ये लिखा हो कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। आप भी कहते हैं कि मैंने एक RTI डाली थी आपके ही विभाग में, वहां से मेरे पास जवाब आया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कस्टमर की इच्छा है ये कि वो इंश्योरेंस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। पर आप चेक करिए जितने भी सारे प्राइवेट बैंक है और इवन सरकारी बैंक भी है, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को मैंडेटरी कहते हैं और कहते हैं कि ये जरूरी है, लेना पड़ेगा। आप नहीं रोकेंगे तो सर कौन रोकेगा? यू हैव टू सी कि इस बारे में क्या किया जा सकता है और इस चीज को कैसे रोका जा सकता है। इंश्योरेंस ही देना है तो नौकरी छूट जाए उसका इंश्योरेंस दे दीजिए कि एक सैलरीड आदमी काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, कब नौकरी चली जाए पता नहीं है, आज लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, कल को सड़क पे खड़ा होगा, आप कर दीजिए इंश्योरेंस।
कि नौकरी चली जाएगी तो लोन नहीं चुकता करना पड़ेगा. पीपल विल बी हैप्पी टू टेक इट. माई सेवंथ सजेशन इज अबाउट ए फ्रॉड which is being done by customers and builders jointly. Fraud against banks. अब मुझे पता नहीं कि आपको इस फ्रॉड की जानकारी है या नहीं, पर यह फ्रॉड कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है. इसको प्रोफाइल फंडिंग या बाई बैक गारंटी का नाम दिया जाता है और बड़े जोरों शोरों से कुछ बिल्डर इसको करते हैं. बाई बैक गारंटी या प्रोफाइल फंडिंग क्या है, जो शॉर्ट में मुझे समझ में आया है कि बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो उसको बना रहा है, परंतु उसको पैसे की ज़रूरत है. मार्केट से वो पैसा लेगा तो उसे पैसा मिलेगा 18%, 20%, 25% या 30% के रेट पे. तो वो क्या करेगा, वो एक अच्छे सैलरीड व्यक्ति को अप्रोच करेगा जिसकी अच्छी सैलरी आती हो, जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो और जिसकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बनती हो. वो एक यूनिट उसके नाम पे सेल दिखा देगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट उसके साथ नकली बना लेगा और उसे बोलेगा कि आप बैंक से लोन ले लीजिए. बैंक से वो बंदा उस प्रॉपर्टी पे लोन ले लेगा और बैंक होम लोन का पैसा बिल्डर को दे देगी और बदले में वो बिल्डर उसको रिश्वत के तौर पे या एक इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के तौर पे उसे पैसे देगा, विच माइट गो इन लैक्स ऑफ रुपीज. तो होम लोन का पैसा जो होम लोन के लिए यूज होना चाहिए था, इस तरह से नकली फ्रॉड करके दिखाया गया कि होम लोन है. बाद में जब असली कस्टमर बिल्डर के पास आता है तो वो फ्लैट बेच दिया जाता है पुराने व्यक्ति से नए व्यक्ति के नाम पे, तब जाके वो असली होम लोन बनता है. तो इसमें ना केवल वो व्यक्ति कल्प्रिट है जिसने इस प्रकार का सहयोग दिया और बिल्डर तो कल्प्रिट है ही है, लेकिन समस्या इस बात की पैदा हो सकती है कि ये कैसे पता चलेगा कि जो सैलरीड व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, वो जो लोन ले रहा है उसने रियल में बुक किया है या इस फ्रॉड के तहत बुक किया है. तो मेरा सुझाव ये है कि बैंक जब भी कोई लोन डिस्पर्स करते हैं कस्टमर को, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो टॉपअप लोन हो, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो मैंडेटरली 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे डिक्लेरेशन ली जाए कि वो इस तरह का कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो ही विल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर ड्यू एक्ट्स. तो आपको इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा जो बैंकों में जमा है वो रियल पर्पस के लिए ना जाके किसी और पर्पस के लिए जा रहा है, किसी इंडिविजुअल बिल्डर के डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे एक आम आदमी को तो नुकसान हो ही रहा है. माई 8th सजेशन इज अबाउट डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. डबल स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको. मान लीजिए मैंने किसी बैंक से होम लोन लिया, तो जिस दिन वो बैंक चेक बना देता है या पे ऑर्डर बना देता है, उसी दिन से मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है. बैंक कहता है कि सर आपने ये पे ऑर्डर सेलर ने अपने अकाउंट में डाला या नहीं डाला, मुझे कोई मतलब नहीं है. बिल्डर ने अपने अकाउंट में डाला या नहीं डाला, मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैंने पे ऑर्डर बना दिया, लोन अकाउंट नंबर जनरेट हो गया और आज से ब्याज लगना शुरू हो गया. सही बात है, सही लग रहा है दिखने में, लेकिन डबल स्टैंडर्ड कहाँ आता है? ठीक है, आपने कर दिया, ब्याज लगाना उस दिन से शुरू कर दिया, भले ही वो पे ऑर्डर एक हफ्ते बाद प्रेजेंट हुआ हो बैंक में. मैं जब पार्ट पेमेंट करने बैंक को जाता हूं एज ए कस्टमर, जब कोई आम आदमी अपना चेकबुक लेके जाता है, या मैं कह रहा हूं डिमांड ड्राफ्ट लेके भी जाता है बैंक के पास कि मुझे पार्ट पेमेंट करनी है या मुझे लोन क्लोज करना है, तो बैंक उसका डीडी ले लेगा, उसका चेक ले लेगा और उसी दिन से तो वो अमाउंट रिड्यूस नहीं करता ना प्रिंसिपल में से. उसको बोलता है कि जब ये डीडी या ये चेक का पैसा क्रेडिट होके हमारे अकाउंट में आ जाएगा, उस दिन आपके प्रिंसिपल में से रिड्यूस होगा, उस दिन ब्याज कम लगना शुरू होगा, तब तक आपको पुराने पैसे पे ही ब्याज देना पड़ेगा. यानी वो डीडी और पे ऑर्डर दे दे तो ब्याज उसी दिन से लगेगा, लेकिन मैं डीडी और मैं पे ऑर्डर दे दूं तो ब्याज उस दिन से रुकेगा नहीं. ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना सर. मेरा डीडी उनके डीडी से अलग कैसे? उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे? तो आप इस बारे में सोचिए. एक दूसरा सिमिलर इंस्टेंस मुझे याद आता है कि बैंक सारे प्रॉपर्टी पेपर ले लेते हैं उस समय जब वो हैंडओवर करते हैं, चेक हैंडओवर करते हैं या पे ऑर्डर हैंडओवर करते हैं,
या तो पहले ही ले लेते हैं प्रॉपर्टी पेपर या एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। तो क्या बैंक का और उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का ये फर्ज नहीं बनता कि आपने किसी आदमी से सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर ले लिए, जिसको वो जान से भी ज्यादा संभाल के रखता है, कि उसको उसी समय अपने लेटर हेड पे ये लिख के दें कि उन्होंने कौन कौन से ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर उस व्यक्ति से रिसीव किए, ताकि उस आदमी को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने ये पेपर इनको दे दिए हैं। वो नहीं देते लिख के, कोई भी नहीं देता। कोई थर्ड पार्टी का कोई छोटा सा एग्जीक्यूटिव आता है, वो सारे पेपर ले जाता है और कस्टमर को लेटर हेड पे लिख के नहीं दिया जाता। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज्ड हैं बैंक के पास या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास, उसके बावजूद अगर कस्टमर रिक्वेस्ट भी डालता है कि मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दी जाए, तो उसके भी 1 महीने 2 महीने बाद दिया जाता है और उसके लिए भी चार्ज मांगे जाते हैं, कई बार 200 रुपये, कई बार 300 रुपये, कई बार 500 रुपये। तो आपने जैसे कि एक सर्कुलर के माध्यम से ये मैंडेटरी किया था कि जो लोन एग्रीमेंट बैंक साइन करवाता है कस्टमर से, उसकी एक कॉपी कस्टमर को जरूर दी जाए, बिन मांगे दी जाए। इट वॉज ए वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। तो लाइक दिस माई सजेशन इज कि बैंक को ये और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि आपने जो प्रॉपर्टी पेपर ले लिए हैं कस्टमर से, आप उनको उसी समय या 7 दिन के अंदर अंदर अपने लेटर हेड पे स्टैंप और साइन करके कस्टमर को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दीजिए कि ये पेपर हमारे पास हैं, कस्टमर को मांगने ना पड़े। बाय डिफॉल्ट ये लेटर उनके पास जाना चाहिए लोन एग्रीमेंट के साथ। इट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू ए लेमैन। उसको बहुत तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरे पेपर उनके पास हैं, ये बात मेरे पास राइटिंग में लिखी हुई है मेरे पास ये चीज। सजेशन ये है कि लोन का जो सैंक्शन लेटर कस्टमर के पास आता है, उस सैंक्शन लेटर में एस्केलेशन मैट्रिक्स भी मेंशन होनी चाहिए। उस सैंक्शन लेटर के नीचे लिखा होना चाहिए कि अगर आप हमारी सर्विसेज से खुश नहीं है या कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी ग्रीवेंस है कभी भी, तो आप ब्रांच मैनेजर का ईमेल आईडी ये है, रीजनल मैनेजर का ये है, जो नोडल ऑफिसर है रिलेवेंट उसका मेल आईडी ये है, और अगर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी तो एनएचबी का ग्रीवेंस सेल की मेल आईडी ये है और आरबीआई की ग्रीवेंस सेल की मेल आईडी ये है। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स हर सैंक्शन लेटर में एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप इंस्ट्रक्ट कीजिए बैंकों को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कि वो मेंशन करें। अगर एस्केलेशन मैट्रिक्स सैंक्शन लेटर में इजीली अवेलेबल होगी, मेंशनड होगी और एनएचबी के लेवल तक होगी और आरबीआई के ग्रीवेंस सेल तक की होगी, तो सैंक्शन लेटर में कुछ भी गलत लिखते हुए बैंक 4 बार सोचेंगे और कल को किसी भी कस्टमर को कोई भी विवाद पैदा होता है तो बड़ी आसानी होगी आप तक पहुंचने में और बैंक के सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचने में, अपनी बात पहुंचाने में। मेरा 10th सुझाव है सर कि जो ईएमआई डेट्स होती हैं, तो क्या कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि जहां पर ये बोला जाए कि हर बैंक या हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कम से कम 3 या 4 ऑप्शन कस्टमर को देगा। अभी कुछ बैंक्स ने, सब बैंक्स ने अपनी अपनी ईएमआई डेट डिसाइड कर रखी है। कोई कहता है मैं महीने की 9 तारीख को ही सिर्फ ईएमआई लूंगा, कोई कहता है 10 को ही लूंगा, कोई कहता है मैं सिर्फ 20 को ही लूंगा। अब जो आम आदमी है, कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, या तो आप सारे हिंदुस्तान की कंपनियों का रूल बना दीजिए कि सारी कंपनियां इतनी तारीख को सैलरी देंगी, तो जो जितनी तारीख को सैलरी देगी उस हिसाब से ईएमआई चली जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। जब वैसा संभव नहीं है कि मेरी इनकम किस डेट को आएगी और कितनी आएगी, तो इस चीज के लिए प्रेशर क्यों दिया जा रहा है कि मैं महीने की इतनी तारीख को ईएमआई मुझे देनी ही देनी पड़ेगी। बैंक को अपने पैसे से मतलब है, बैंक को उस ब्याज से मतलब है और टाइमली ईएमआई से मतलब है। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कंपनी की कस्टमर अपनी मर्जी से कोई भी ईएमआई डेट चूज कर ले। मुझे 17 तारीख को ईएमआई पे करनी है, मैं 17 तारीख भर दूं फॉर्म में और 17 तारीख को ही मेरी ईएमआई लगे। चलो इसमें कोई परेशानी है तो मुझे पता नहीं इसमें भी क्या परेशानी होनी चाहिए, परंतु चलो है भी, तो आप महीने में 4 ईएमआई डेट दीजिए कि महीने की 7 तारीख को दे सकते हैं, 10 तारीख को दे सकते हैं, 15 तारीख को दे सकते हैं, 20 तारीख को दे सकते हैं। चूज एनी वन डेट। वाई ओनली वन ऑप्शन? सम बैंक्स गिव 1 or 2 ऑप्शंस, बट मेजोरिटी ऑफ देम गिव ओनली 1 ऑप्शन। तो कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे दी जाएगी, थोड़ी सहूलियत ज्यादा दे दी जाएगी, तो ईएमआई कम बाउंस होंगे, डिफॉल्ट कम होंगे, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प देम। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा है कि ईएमआई डेट है 7 तारीख, सैलरी आती है 6 या 7 को ही,
और ईएमआई बाउंस हो जा रही है हर महीने, और वो 2-3 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं। वो इनोसेंटली ऐसा कर रहे हैं और बाद में 1 साल बाद निकाल के देखते हैं तो पूरा सिविल रिपोर्ट खराब हो जाती है, पूरा सिविल स्कोर खराब हो जाता है, क्योंकि हर महीने ईएमआई बाउंस हो रही थी और वो हर महीने 3 दिन बाद पेमेंट कर रहा था, ये सोच के कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो कैन वी गिव दिस फैसिलिटी टू ए लेमैन? माई 11th सजेशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद ईएमआई। क्या सर हम ईएमआई हॉलीडे ऑप्शन नहीं दे सकते? ईएमआई हॉलीडे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कई बार आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, वो पार्ट पेमेंट कर देता है। किसी व्यक्ति ने 20 लाख का लोन लिया, 20 साल के लिए लिया और ईएमआई दे रहा है, बीच में 2 लाख रुपए बोनस आया या प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो उसने प्रीपे कर दिया। लेकिन बाद में उसकी नौकरी पे कोई संकट आ गया या कोई और आर्थिक संकट आ गया या उसको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा और ईएमआई देनी मुश्किल हो रही है, तो उसने पहले जो 2 लाख रुपए प्रीपेमेंट कर दिए थे उसकी वजह से टेन्योर कम हो गया था, उसने कम करा लिया था, तो टेन्योर को वापस बढ़ा के क्या 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, टू दैट एक्सटेंट जितना उसने लोन को प्रीपे किया था, क्या उसे कोई ईएमआई हॉलीडे की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती? मतलब कि अगर वो कहता है कि मैंने 5 लाख रुपए प्रीपे कर रखे हैं पहले और मैं अगले 6 महीने तक ईएमआई नहीं देना चाहता, नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता, तो क्या वो 6 महीने हॉलीडे उसको अलाउड नहीं है? क्योंकि उसने ऑलरेडी ज्यादा प्रीपेमेंट कर रखी है। उसका जो लोन का रीपेमेंट आज तक होना चाहिए था इस महीने तक, उसने ऑलरेडी उस महीने से ज्यादा अपना रीपेमेंट कर रखा है, पार्ट पेमेंट कर करके। तो आई थिंक ही डिजर्व्स ए हॉलीडे। अगर वो हॉलीडे मांग रहा है कि मुझे 3 महीने ईएमआई प्रेजेंट ना की जाए या 5 महीने, 6 महीने या 1 साल ईएमआई प्रेजेंट ना की जाए, तो ये फैसिलिटी देने में क्या नुकसान है? बजाय इसके कि वो ईएमआई बाउंस हो जाए और उसका सिविल स्कोर और उसका ट्रैक खराब हो जाए और वह व्यक्ति एक फिनेंशियल इस विशियस सर्कल में फंस जाए सिविल स्कोर खराब होने के, और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अपनी उस आर्थिक स्थिति से बाहर निकल आए। कम से कम उस एक्सटेंट तक तो कर ही सकते हैं जितना उसने प्रीपेमेंट कर रखा है, अदर चाहे बाकी केसेस में ना भी करे। मेरा 12th सजेशन है सर कन्वर्जन फीस के बारे में। अब बैंक फ्लोटिंग रेट पे जब सैंक्शन करते हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फ्लोटिंग रेट पे होम लोन देती है, तो एक आम आदमी, कोई भी आम आदमी फ्लोटिंग रेट का मतलब यही तो समझेगा ना कि भाई रेट कम होंगे तो रेट कम हो जाएगा और बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा। अब उसके अंदर जो मार्जिन या डिस्काउंट होता है उसको रीसेट करने के लिए बैंक कस्टमर से कन्वर्जन फीस मांगते हैं। यानी जब एक आम आदमी को दिखाई देता है कि नए कस्टमर को तो लोन कम रेट पे मिल रहा है, मुझे ज्यादा रेट पे मिल रहा है, और वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाता है तो कंपनी कहती है कि सर आपका डिस्काउंट बढ़ाने के लिए कन्वर्जन फीस देनी पड़ेगी, या बैंक कहता है कि आपका मार्जिन कम करने के लिए कन्वर्जन फीस देनी पड़ेगी। कुछ लोग, कुछ बैंक और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चार्ज करती हैं 0.5%, कोई 0.25%, कोई 10,000 रुपए, कोई 5,000 रुपए। क्यों भाई, किस बात की कन्वर्जन फीस? क्यों चार्ज की जा रही है कन्वर्जन फीस? उस बैंक का मार्जिन उसने ज्यादा लिया शुरू में फ्लोटिंग रेट करके, आज के कस्टमर को वो कम रेट पे कम मार्जिन के साथ दे रहा है, तो क्या उस बैंक की ये मोरल ड्यूटी नहीं है कि वो अपने पुराने कस्टमर को भी कम मार्जिन पे ऑटोमेटिक उसका लोन लेकर आए? और अगर ऑटोमेटिक नहीं लेके आ रहा है तो कम से कम जब कस्टमर रिक्वेस्ट रेज कर रहा है कि मेरा रेट कम कर दिए जाए, तो बिना कोई कन्वर्जन फीस चार्ज किए उसका डिस्काउंट क्यों नहीं बढ़ाया जाता? बिना कोई कन्वर्जन फीस लिए उसका मार्जिन कम क्यों नहीं किया जाता? तो मुझे लगता है कि इसी तरह मैं बैंकों में देखता हूं कि जिन लोगों का लोन बेस रेट पे चल रहा है वो MCLR पे आना चाहते हैं, तो बैंक उनसे कन्वर्जन फीस मांग रहे हैं। आपने एक फैसिलिटी दी, आपने एक मैकेनिज्म लेके आए आप पब्लिक के भले के लिए। बैंक कह रहे हैं कि बेस रेट से MCLR पे आना है, लाखों करोड़ों लोन होंगे बेस रेट पे, MCLR तो अभी आया है, वो लाखों करोड़ों लोग बैंक को पहले कन्वर्जन फीस देंगे फिर वो MCLR पे आएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि बैंक को किसी भी तरह की कन्वर्जन फीस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कन्वर्जन फीस चार्ज करने से आप रोकिए, और अगर कोई भी व्यक्ति बेस रेट से MCLR पे आना चाहता है तो भी किसी भी प्रकार की कन्वर्जन फीस चार्ज करना मेरे ख्याल से तो नाजायज है। सजेशन इज सर रिगार्डिंग
the word used as processing fees, technical fees, valuation fees, NEC charges, etc. etc. बहुत सारे बैंक एडवर्टाइज करते हैं जीरो प्रोसेसिंग फीस। जब कस्टमर बैंक में जाता है तो कहते हैं सर प्रोसेसिंग फीस तो जीरो है, पर ये लीगल फीस अलग से है, ये टेक्निकल फीस अलग से है, वैल्यूएशन फीस अलग से है। तो इस प्रकार के या तो आप विज्ञापनों पे रोक लगाइए या ये सर्कुलर जारी कीजिए कि जब हम वर्ड प्रोसेसिंग फीस यूज करेंगे तो उसमें सभी तरह की प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड करके वन शॉट में बताएंगे। बैंक अलग अलग हेड में अलग अलग फीस चार्ज ना करे, इससे एक कस्टमर को बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। दूसरा, जब कोई कस्टमर अपना लोन ट्रांसफर कराना चाहता है तो दूसरे बैंक बोलते हैं कि भाई पहले बैंक से आप 3 डॉक्यूमेंट लेकर आइए, लोन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेके आइए शुरू से आज तक, फोरक्लोजर लेटर लेके आइए कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग बचता है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके आइए कि आपके कौन कौन से प्रॉपर्टी पेपर पिछले बैंक के पास पड़े हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट मांगने जब कस्टमर बैंक के पास या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाते हैं तो वो इसके भी पैसे चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं पैसे? मेरे को क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि मेरा लोन आज की तारीख में कितना बचता है? अगर मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मुझे लिख के दीजिए मेरा लोन कितना बचता है, तो किस बात के पैसे दूं, किस बात का 500 रुपया दूं? अगर मैं ये कह रहा हूं मुझे ये लिख के दीजिए कि मेरे प्रॉपर्टी के कौन कौन से ओरिजिनल पेपर आपके पास है, तो भी मैं पैसे दूं। मतलब मैं क्यों पैसे दूं? मेरा लोन स्टेटमेंट क्या है? अगर मैं चलो साल में 4 बार मांग रहा हूं आप चार्ज कर लो, अगर मैं साल में 1 बार मांग रहा हूं तो इट शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू मी। दीज आर आर्बिट्रेरी चार्जेस। तो इन अनाप शनाप का जो माया जाल है, प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूएशन फीस, टेक्निकल फीस, NEC चार्जेस वगैरह वगैरह, इससे थोड़ी सी मुक्ति दिलाओ, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करो, एक ही टर्म बनाओ, सारे चार्जेस उसमें मेंशन होने चाहिए, चाहे वो किसी भी हेड में हो। उसके अलावा 1 भी रुपया कस्टमर से ना लिया जाए, जो कुछ है उसके अंदर है, नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। सर मेरा 14th और इस वीडियो का आखिरी सजेशन ये है कि आपको या NHB को कोई कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हम इतने सारे विज्ञापन देखते हैं टीवी पे, अखबारों में। इंश्योरेंस में IRDAI भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि टीवी पे IRDAI से विज्ञापन आते हैं कि IRDAI कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचता या बोनस डिक्लेयर नहीं करता, कोई ऐसा करता है तो फ्रॉड है, आप निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कीजिए। तो मैंने कोई भी RBI की तरफ से या NHB की तरफ से कोई अखबार में या टीवी में आज तक कोई विज्ञापन नहीं देखा जहां पे कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई हो। कोई भी मैंने ऐसी डेडिकेटेड मैगजीन भी नहीं देखी। कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट करने की आपको क्या लगता है, या तो जरूरत ही नहीं है कस्टमर बैंक में जाएगा, रेट और फीस पूछेगा और लोन ले लेगा, बस इतनी ही सी बात है। अब इतनी सी बात तो है नहीं, ये तो आपको भी पता है। तो क्या हम कोई कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते? उसमें हमें आज भी मैं जितने लोगों से मिलता हूं उनको अभी भी नहीं पता है कि प्री पेमेंट पेनल्टी से संबंधित क्या नियम है। बैंक वाले उनको अपनी मर्जी से डरा डरा के कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो क्या आप एक मास कैंपेन शुरू नहीं कर सकते कि होम लोन पे पार्ट पेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिक्स रेट पे पार्ट पेमेंट पे पेनल्टी नहीं लगेगी, ट्रांसफर कराएंगे तो लगेगी? या और जो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या इससे संबंधित जो नियम हैं, सर्कुलर हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या मैं कह रहा हूं कि बहुत बार बैंकों से विवाद हो जाता है किसी भी कस्टमर का, एक आम आदमी का। तो क्या अगर NHB कल को अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे कि अगर आपका कोई भी होम लोन से संबंधित समस्या है, जो विवाद है, जो आपका नहीं सुलझ रहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, तो ये हमारी मेल ID है, ये हमारा पता है, आप यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं। हाँ, वेबसाइट है वो कह सकते हैं, पर कितने लोग वेबसाइट पे जाते हैं, कितने लोगों को पता है? तो अगर एक मास कैंपेन होगा, अवेयरनेस होगी, कोई मैगजीन होगी जिसमें स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट किया जाएगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का मार्केट शेयर कितना है टोटल लोन में, बैंकों का कितना है, किस बैंक का कितना है, ग्रीवेंसेस किस बैंक के क्या है, तो अगर अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई है, अब मैं देखता हूँ हजारों लोगों को पता ही नहीं है कि योजना क्या है। बैंक में जाते हैं उन्हें भी आधा अधूरा पता है। तो अगर उसके बारे में मास अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है,
अगर प्रधानमंत्री योजना ले ली, पार्ट पेमेंट कर देंगे तो बीच में क्या होगा पता नहीं है। तो दिस इज़ माई सजेशन कि कोई भी मास अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाए जिससे लोगों की जागरूकता होम लोन के बारे में, डीएसए या ब्रोकर भी फ्रॉड करते हैं कस्टमर्स के साथ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई अवेयरनेस कैंपेन को डिज़ाइन किया जाए और अच्छे से चलाया जाए जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा होगा। आपने मेरे इस वीडियो को मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से और गौर से सुना होगा, और ये मेरे सुझाव थे। इनमें से अगर कोई भी एक या दो सुझाव आपको अच्छे लगे हों और अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर दें फ्यूचर में, तो मैं आपका आभारी रहूँगा और वो लाखों करोड़ों लोग भी आपके आभारी रहेंगे जो इन चीज़ों से परेशान होते हैं। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि अब आप थोड़ा हट जाइए स्क्रीन से और मैं अपने कस्टमर से बात कर लूं, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी तो उनसे ही चलती है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी हैं और आपको किसी भी तरह के लोन की आवश्यकता है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, आप सुबोध गुप्ता को फ़ोन कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बिजनेस और कंसल्टेंसी ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई के साथ भी की जा सकती है। मुझे अपना प्यार देने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में कोई बेल बटन भी लगा दिया है यूट्यूब वालों ने, वहाँ पे घंटी का बटन भी दबा दीजिए, उससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके और कुछ भी सुझाव हैं तो आप वो सुझाव भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फ्यूचर में हम इस तरह का और वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम और एक्स्ट्रा सुझाव रेगुलेटिंग बॉडीज़ तक पहुँचा सकते हैं, ताकि जो आम ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें हैं वो उन अथॉरिटीज़ तक पहुँच सकें और वो सही निर्णय ले सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और दिवाली पास है तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।